हेलो, वेलकम टू वी अचीवर्स। वी अचीवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम ग्रुप डी को फोकस करते हुए ये वीडियो श्रृंखला चालू की थी हमने, जिसके तहत मेरी पॉलिटी के 3 लेक्चर आ चुके हैं। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क के ऊपर आया था। नेशनल पार्क में एक गलती ऐसी हुई थी कि 105 लिखे थे, तो वर्तमान में 106 नेशनल पार्क है। ठीक है। और जो जिम कार्बेट है, ठीक है, उसका नाम अभी रामगंगा है। ठीक है, ये 2 चेंजेस आप कर लेना। ठीक है। आज एक नई सीरीज लेके आया हूँ। देखो, गलतियां होती रहती, छोटी छोटी मिस्टेक है, आप बताते हो अच्छा लगता है। ठीक है। वरना अगर मुझे दिख गई तो मैं तो सुधार देता ही हूँ। ठीक है। आज जो लेक्चर लाया हूँ, एक नई सीरीज चालू कर रहा हूँ मैं। एक चैनल पे भी नहीं है। ठीक है। मैंने वादा किया था कि इतिहास की भी सीरीज लाऊंगा, इतिहास की वीडियो लाऊंगा, तो आज उसी के तहत मैंने आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट किया है। जिसके तहत पूरा आधुनिक भारत एक अच्छे लेवल से करेंगे, जो ग्रुप डी के लिए भी काम आएगा और अदर स्टेट की पीसीएस एग्जाम हो चाहे अन्य एग्जाम हो, बैंकिंग वगैरह सबके लिए काम आएगा। ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज चालू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके तहत हम पहला टॉपिक देखेंगे। देखो, प्लासी के युद्ध तक जो है, ठीक है, प्लासी के युद्ध तक हमारा जो इतिहास होता है वह मॉडर्न इंडिया के तहत नहीं आता। ठीक है। मॉडर्न इंडिया के तहत हमारा ब्रिटिश सर्वोच्चता और अधिनियम। ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया को। प्लासी के युद्ध तक हम मिडवेल तक पढ़ लेंगे उसको। ठीक है। जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे हम, तो प्लासी के युद्ध तक उसको लाएंगे। ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर, क्योंकि क्या है कि अंग्रेजों के हाथों में जो शासन सत्ता आई थी पूरी, दीवानी और फौजदारी, जो उनको अधिकार मिले थे, ठीक है, वह बक्सर के युद्ध के बाद ही मिले थे। ठीक है। तो हम वहां से देखेंगे। तो आज के जो टॉपिक है हमारा हमारा टॉपिक है ब्रिटिश सर्वोच्चता और अधिनियम। ठीक है। जिसके तहत हम क्या क्या देखेंगे, जिसके तहत हम देखेंगे बक्सर की लड़ाई देखेंगे, सहायक संधि, व्यवगत का सिद्धांत, ठीक है, जिसको डॉक्टर रावलास कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का एक्ट देखेंगे, 1858 का भारत सरकार अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1861 का जो एक्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, 1892 का एक्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद 1909 का, 1919 का और 1935 का, ये पूरे एक्ट दिखेंगे। एक एक वीडियो में नहीं आएंगे, इसके लिए 4-5 वीडियो लगेंगी, क्योंकि मैं काफी अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। आप अपने पेशेंस को बनाए रखना, वीडियो लास्ट तक देखना। ठीक है। काफी अच्छे से समझाऊंगा, ऐसा शायद किसी ने पहली बार समझाया हो। ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बक्सर की लड़ाई या बक्सर का युद्ध। ठीक है। क्या था बक्सर की लड़ाई, था क्या? बक्सर का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, अब देखो मैं मेन पॉइंट बता रहा हूं आपको, ध्यान देना। जो बक्सर का युद्ध हुआ था, पहले एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि पानीपत सॉरी प्लासी का युद्ध हो चुका था। सिराजुद्दौला, ठीक है, हार चुके थे। फिर मीर जाफर आए, मीर कासिम आए। ठीक है। उसके बाद जो मीर कासिम था, वो भागकर कहा गया, अवध के जो मतलब राजा थे, ठीक है, वहां, और मुगल बादशाह थे शाह आलम, ये तीन मिलकर बक्सर का युद्ध करते हैं। ठीक है। तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी के रूप में देखेंगे, जहां इंपॉर्टेंट है बताऊंगा आपको क्या इंपॉर्टेंट है करके। बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, देखो किस किस के बीच में हुआ था। जो बक्सर का युद्ध है, बंगाल के नवाब मीर कासिम, ठीक है, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, जो सिराजुद्दौला था वो प्लासी के युद्ध में आएगा। ये कौन था? सुजाउद्दौला। और मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय। ठीक है। ये ध्यान रखना कि बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, क्योंकि बंगाल का पहले गवर्नर कौन था? सिराजुद्दौला था। उसको प्लासी के युद्ध में हराया तो कौन बनता है? मीर जाफर बनता है। फिर मीर जाफर उनके ब्रिटिश के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता, उसको हटाकर मीर कासिम बनता है। लेकिन मीर कासिम तो ब्रिटिश के खिलाफ चला जाता है। ठीक है। तब वहां से फिर वहां ब्रिटिश अटैक करते, तो मीर कासिम वहां भगकर फिर ये मिलते सब अवध में मिलते हैं। ठीक है। तो अवध में मिलते हैं किसके पास? सुजाउद्दौला के पास मिलते हैं। ठीक है। इनका बॉस कौन रहता है उस समय? सुजाउद्दौला। ठीक है। इनके पास आता है, आजा भाई, समझ लो ये मान लो सुजाउद्दौला है। ठीक है। तो ये भग के आया कौन? मीर कासिम भग के आया। इधर से शाह आलम जी लेके आए कि भाई देख, तीनों की एक ही प्रॉब्लम है। क्या है? तीनों की एक ही प्रॉब्लम है, ब्रिटिश से मुझे भी तंग करके रखा है, तुझे भी तंग करके रखा है। ठीक है। तो आओ फिर मिल बैठे तीन यार, मिल बैठे तीन यार। ठीक है। मिलते तीनों यार मिलके हराते ब्रिटिश को। तो इन्होंने एक प्लानिंग बनाई। ठीक है। और इनकी तीनों की सेना भीड़ बैठी अंग्रेजों की सेना से। ठीक है। क्यों? क्योंकि मीर कासिम के भी अंग्रेज ऑलरेडी दुश्मन थे, मीर जाफर की भी, सॉरी,
शुजाउद्दौला के भी थे और शाह आलम द्वितीय के भी थे, तीनों की समस्या एक ही थी। ठीक है, तो तीनों ने अपनी संयुक्त सेना लगाई और बोले क्या, चलो यार मिल बैठे तीन यार, ठीक है, क्या कर लेगा अकेला अंग्रेज। ठीक है, तो तीनों भिड़ गए अंग्रेज के खिलाफ। तो इसी मतलब ये थी बक्सर के लड़ाई की पृष्ठभूमि थी। ठीक है, यह वही निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों के आने वाले 200 साल तय कर दिए। ठीक, सोचो थोड़ा सा कि अगर ये युद्ध अगर अंग्रेज हार जाते तो भारत की स्थिति क्या रहती। अंग्रेज अगर यह युद्ध हार जाते तो भारत की स्थिति क्या रहती, तो सोचिए थोड़ा सा। तो यह युद्ध किसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था, अंग्रेजों के लिए, क्योंकि इस युद्ध ने अंग्रेजों को आने वाले 200 साल तक भारत में स्थिर रख दिया। ठीक है, यह युद्ध अंग्रेजों द्वारा फरमान और दस्तक के दुरुपयोग उनकी विस्तारवादी व्यापारिक आकांक्षाओं का परिणाम था। ठीक है, अब ये युद्ध क्यों हुआ, इसका भी कारण बताता हूं। देखो क्या है, अंग्रेजों का मेन मोटिव था व्यापार, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, विस्तारवादी नीति में साम्राज्यवादी नीति, मतलब क्या, अपने साम्राज्य को बढ़ाना, जैसे अधिक अधिक लाभ कमाए। ठीक है, तो ये शुजाउद्दौला के सिटी में घुसकर उसके मतलब उसके एरिया में घुसकर व्यापार करने लग गए, मीर कासिम के एरिया में घुसकर व्यापार करने लग गए। एक फरमान होता है, फरमान मतलब क्या, एक समझ दस्तक, एक कार्ड होता है। ठीक है, जिसके तहत आप व्यापार करोगे ना, ठीक है, तो आपको जो टैक्सेस वैक्सेस है वो लगते नहीं है। ठीक है, तो उसका दुरुपयोग कर रहे थे ये। तो भाई कोई भी व्यक्ति अपने घर के अंदर, अपने एरिया के अंदर अगर दादागिरी करेगा तो किसी न किसी को बुरा लगेगा ही। ठीक है, तो ये अब इनका अंग्रेजों का जो मेन मोटिव था पैसा कमाना था, अंग्रेजों का जो मेन मोटिव है पैसा कमाना था, अधिक से अधिक धन कमाना था। ठीक है, तो ये अंग्रेज अपनी इनकी सीमा का उल्लंघन करके इनकी सीमाओं में जाकर व्यापार कर रहे थे, अपने क्षेत्र को बढ़ा रहे थे। तो इसके वजह से ये तीनों एक हुए। ठीक है, तीनों की एक ही प्रॉब्लम थी और बक्सर का युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए कर्नाटक युद्ध, प्लासी की युद्ध और बक्सर की युद्ध ने भारत में ब्रिटिश सफलता के दौर को प्रारंभ कर दिया। क्या हुआ था, पहले कर्नाटक वार होता है। ठीक है, कर्नाटक वार किसके बीच में, फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में। अब फ्रांस कंपनी में रहती है, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है, और एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है। तो फ्रांस की जो कंपनी है वो भी व्यापार करने आती है, वो अपना व्यापार करती है। ठीक है, इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार करती है, दोनों के व्यापारिक हित एक दूसरे से टकराते हैं। ठीक है, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ेगा तो एक को ही जिंदा रहना है। तो फ्रांस और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है, कर्नाटक के 3 वार होते हैं। ठीक है, नाम कर्नाटक का है लेकिन लड़ कौन रहे थे, फ्रांस और अंग्रेज लड़ रहे थे। ठीक है, जिसमें डुप्ले भी था। ठीक है, जिसमें कौन था, डुप्ले। ठीक है, और उसी डुप्ले ने पहले बार जो साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति थी ना, ठीक है, मतलब भारत के अंदर राज करने की राजनीतिक मतलब राज करने की जो नीति डुप्ले की थी, जो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनाई। ठीक है, तो क्या हुआ कि फ्रांसीसी युद्ध हार गए तीनों। वांडीवाश का युद्ध होता था 1760 में। ठीक है, वांडीवाश के युद्ध में हरा दिया था। ठीक, तो उसके बाद होता है प्लासी का 1757 में, प्लासी के युद्ध में भी जीत गए। अब जो भाई 2 मैच जीत चुका है, कॉन्फिडेंस लेवल फुल अप हो गया उसका वाला, कॉन्फिडेंस बिल्कुल अच्छा खासा बढ़ चुका है। ठीक है, तो वो तो देखेगा ही ना कि आगे भी और करूंगा। ठीक है, जो व्यक्ति जिन्होंने फ्रांस को हराया, ठीक है, फ्रांस को हराया, फ्रांस को हराने में उसने मराठाओं का यूज किया, उसकी ताकत का अंदाजा लग गया, सिखों की ताकत का अंदाजा लग गया। ठीक है, प्लासी की युद्ध जीता उसने, तो भाई उसकी महत्वाकांक्षा कितनी बढ़ गई होंगी, सोचिए थोड़ा सा। ठीक है, उस व्यक्ति की हिम्मत कितनी बढ़ गई होंगी। ठीक है, तो जैसे ही 2 युद्ध जीते तो इसने फिर बक्सर में भी हाथ मार दिया। ठीक है, क्योंकि लालच लालच थी, पैसा अधिक से धन कमाना था। ठीक है, तो बक्सर का जो युद्ध था किसके बीच में हुआ था, बंगाल के नवाब मीर कासिम, किस किसके बीच में हुआ था बक्सर का युद्ध, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य लड़ा गया था। इनकी संयुक्त सेना थी, अब तीनों की संयुक्त सेना थी और अंग्रेज अकेले थे। ठीक है, तो ये थी पृष्ठभूमि थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह वही निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों के 200 साल कंप्लीट कर दिए। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764, ध्यान रखना डेट, ये डेट पूछते हैं कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, तो कब लड़ा गया था, तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा हेडलाइन कर दो। ठीक है ना, 22 अक्टूबर 1764 को लड़े गए बक्सर के युद्ध में संयुक्त भारतीय सेना की पराजय हुई और जीते कौन, अंग्रेज। अंग्रेज जीत गए। अब हारे क्यों, इसका भी कारण देखेंगे। ठीक है, आगे स्लाइड में आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। अब अंग्रेजी सेना
इनके पास नेवी थी, जल सेना थी, ठीक है, तोफ गोले थे, बंदूक थे, और ये बिल्कुल तलवार वाले, घुड़सवार वाले, ठीक है। मतलब अब खुद सोचिए। दूसरी चीज, और जो व्यक्ति 2 मैच जीत चुका था, कर्नाटक जीत चुका था, प्लासी जीत चुका था, उसका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल कितना अप होगा, ठीक है। और तीसरी चीज थी कि एक प्रशिक्षित, एक वेल ट्रेंड सेना थी अंग्रेजों की। इनकी कहा थी, वही पुराने चले आ रहे हैं बाबा आदम के जमाने के, वही घोड़े, वही हाथी, जंग खाई तलवार, कहा जीतेंगे, ठीक है। टीपू सुल्तान ने कुछ ना कुछ प्रयत्न किए थे। टीपू सुल्तान के कुछ प्रयत्न थे, जिसने थोड़ा फ्रांस से जाकर एक नई टेक्नोलॉजी लाने का प्रयोग किया था, लेकिन वो उस हद तक सफल नहीं हो पाया जिस हद तक अंग्रेज हुए, ठीक है। तो 22 अक्टूबर 1764 को, कब, 22 अक्टूबर 1764 को संयुक्त सेना और अंग्रेजों की सेना के बीच युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। संयुक्त सेना मतलब कौन, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और कौन, शुजाउद्दौला, इन तीनों की सेना हार जाती है। और ये घटना एक युगांतकारी घटना थी, एक परिवर्तनकारी घटना थी, जिसने आने वाले 200 साल अंग्रेजों के हाथ भारत को सौंप दिया था, ठीक है। 1765, यहाँ एक सेकंड रुकिए, ठीक है। 1765 में शुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में कंपनी गवर्नर क्लाइव के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। अब भाई हार चुके थे, अब हार गए थे, और इनकी सबसे बड़ी चीज पता क्या थी, संधि। कौन सी संधि, सहायक संधि थी, ठीक है। आपको एक चीज बता दो, इतनी घटिया संधि थी, किसके लिए घटिया थी, जिसके ऊपर लागू हो रही थी उसके लिए घटिया थी, जिसके लिए जो लागू कर रहा था उसके लिए काफी अच्छी संधि थी। और इसी संधि के बदौलत, ठीक है, अब कैसे संधि थी मैं आपको बताता हूँ, समझो सहायक संधि के बारे में, ठीक है। मान लो ए एक व्यक्ति है, इसको थोड़ा समझना अच्छे से, ठीक है ना। मान लो ए एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये बी है, ठीक है। ये समझ लो, ये ब्रिटिश मतलब बी, कौन है, ब्रिटिश है, ये लागू कर रहे थे सहायक संधि, ठीक है। अब इसका पलटा होगा हल्का, ए का ब्रिटिश भारी है, ये मान लो हार के कगार पे आ गए। समझ लो बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला, शाह आलम, ए है, ये हार रहे थे। इसको इसने कहा कि भाई देख, तू हार तो रहा है, रुक जा, संधि कर रहा है क्या, नहीं तो तेरी सेना तो मैं खत्म कर रहा हूँ। इसने कहा ठीक है भाई, अब हार गए तो भाई इज्जत तो बचाना, संधि कर लेते हैं, ठीक है। तो संधि कैसे करेंगे, तो भाई देख, पहली बात तो ये कि भाई मेरी जितनी सेना थी, कौन कर रहा संधि है, ब्रिटिश कर रहे, मेरी सेना की बहुत हानि हुई, तुझे एक तो मेरे सेना के पूरे खर्चे का पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, आज के बाद तू अपने मन से कुछ नहीं करेगा, तेरे राज्य के अंदर हमारे लोग रहेंगे, ठीक है, हमारा एक व्यक्ति रहेगा, ठीक है, जो भी डिसीजन लेगा, ठीक है, जो भी डिसीजन लेगा वो हमसे पूछे बगैर तू नहीं लेगा। तीसरी चीज, तेरी तू खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता, ठीक है, तू खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि भाई अगर, क्योंकि पहले क्या था, भारतीय राज्य राजा थे ना, आपस में लड़ते थे, ये सी समझ लो, सी राज्य है, ठीक है, ये सी एक राज्य है, तू खुद की सुरक्षा कर नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि सी राज्य जब अटैक कर देंगे तो तू खुद भी वैसे, मतलब तेरी हालत वैसे पहले टाइट हो चुकी है। तो तू क्या कर, हमारी सेना रख, कौन बोल रहा है, ब्रिटिश बोल रहा है, तू हमारी सेना रख। तो अब हमारी सेना रखेगा, ठीक है, तो उसके लिए उसका खर्चा भी तू खुद कर, या हमें कुछ जमीन दे, हम वहां से कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या होता था भाई, फिर आगे चल के बोलते थे, भाई सेना मेरी, सब कुछ मेरा, शासन मैं कर रहा हूँ, तू का शासक हट भाई, अब मेरा होगा ये राज्य, ठीक। एक इस प्रकार करते थे। अब दूसरी किस प्रकार करते थे, मान लो ए और ए बी, दो राज्य है, ठीक है, इन दोनों की पट्टी नहीं है आपस में, ठीक है। अब ब्रिटिश जो है, सी है ब्रिटिश, ये समझ लो कमजोर है। अब इसको पता है कि इनको तोड़ना कैसे करेंगे, ये जाएंगे इसके पास, देख भाई, तेरा दुश्मन बी है, मेरा भी दुश्मन बी है, अपन क्या करते हैं, दोनों मिलकर उसको हराते हैं। तब एक को लगा, अरे वाह वाह वाह, जम गए, बढ़िया है, और क्या चाहिए, ठीक है, आओ फिर। तो इसने क्या किया फिर, इसने फिर सी ने एक को बोला, भाई लेकिन एक चीज है, देख तेरे पास पुराने सैनिक है, मेरे पास बिल्कुल वेल ट्रेंड सैनिक है, एक काम कर तू, ये बी तेरे पे कभी भी अटैक कर सकता है, तो तू क्या कर, मेरे सेना रख। ठीक है भाई, रख ले भाई, यार क्या जा रहा है, रख ले, ठीक है। सी की सेना रख दी, किसने रखी, सी की सेना, ए ने रख दी। अब भाई सेना रखेगा तो इसका खाना पीना, सब कुछ, ट्रेनिंग में सब कुछ तो करेगा, ठीक है। उसके लिए जमीन, मतलब पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से लाएगा, तो इसने कहा एक काम कर, ठीक है, मेरे बाबा दादा की जमीन पड़ी थी, ठीक है, गांव में जमीन तू ले ले, जा, इससे जो भी लगान आएगा, ठीक है, लगान से तू अपनी सेना को मतलब खाना पीना खिलाना, ठीक है।
तो फिर सेना भी यहाँ पे आ गई, सेना कंट्रोल आ गया। फिर कुछ दिन में बोलेगा भाई यार क्या नाटक है तेरा वाला, कौन बोलेगा सी, सेना मेरी सब कुछ मेरा, तू कौन है, हट चल निकल यहाँ से, ठीक है, निकाल दिया। अब समझ लो ये भी निकल गया, ठीक है। तरीका देखो इनके इनके एक ऐसे एक तरीका नहीं था, 2 3 तरीके थे। अब समझ लो ये भी निकल गया, तो एक दुश्मन तो हटा दिया इसने रास्ते से। फिर अब जब ये सेना थी तो ये क्या करते थे, पहले अपने दुश्मन को समझ लो पहले युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे, इनको लग रहा है अंग्रेजों को हार रहे हैं ना, तो बोलेंगे भाई गलती हो गया, सॉरी यार, माफ कर दे, संधि कर लेते यार, संधि कर लेंगे। फिर खुद संधि तोड़ेंगे, खुद संधि तोड़ने के बाद फिर से युद्ध करेंगे। मतलब ऐसे युद्ध करते 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 अगले वाले की शक्ति को कमजोर कर देते थे, ठीक है। तो वही हुआ, जो बक्सर का युद्ध हार गए, बक्सर के युद्ध हारने के बाद इन्होंने संधि कर ली। संधि किससे की इन्होंने, संधि की शाह आलम द्वितीय और किससे, सुजाउद्दौला से, ठीक है। इसको बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। और इतनी घटिया संधि थी ये, ठीक है, कि शाह आलम सॉरी सुजाउद्दौला को अपना बहुत सारे पैसा देना पड़ा, अपने बहुत सारी मतलब उसको राज्य का क्षेत्र देना पड़ा, ठीक है। किसको, क्लाइव को। ये वही क्लाइव था, ठीक है, जिसने प्लासी का युद्ध जीता था, बक्सर का युद्ध जीता था, और इसने ड्यूअल गवर्नमेंट लगाई थी, द्वैध शासन। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम बार द्वैध शासन किसने लगाया था, प्रथम बार द्वैध शासन मतलब डबल सरकार, डबल गवर्नमेंट, ड्यूअल गवर्नमेंट किसने लगाई थी, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। अब क्या होता है कि इस संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार मिल गए। मतलब क्या भाई, तू कहीं भी व्यापार कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं, जहां व्यापार करना व्यापार कर। देखो बॉस बन गए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, किससे मिले, इलाहाबाद की संधि से। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, ठीक है। किसके बीच में हुई थी, सुजाउद्दौला, ठीक है, शाह आलम और कंपनी गवर्नर कौन, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। इस संधि में क्या हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवान अधिकार मिल गए, राजस्व राजस्व वसूल करते थे वहां से, ठीक है। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र लेकर मुगल शासक को सौंप दिए, ठीक है। और इलाहाबाद में अंग्रेजी सेना रहने लगी। मैंने पहले कहा था, इसने क्या कहा कि किससे, सुजाउद्दौला से, कि भाई इलाहाबाद का जो है ना तेरा एरिया, ये किसको दे तू, शाह आलम को दे, और इलाहाबाद में मेरी सेना रहेंगी। अब कौन कह रहा है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। कंपनी ने मुगल शासक को प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए पेंशन दी, किसको बोला, शाह आलम जी को बोला, मुगल शासक को, भाई महाराज 26 लाख पकड़ो, शांत बैठो, अब जो कुछ करूंगा मैं करूंगा। अब महाराज बेचारे दूसरे के भरोसे युद्ध करने गए थे, उनको पता अब करना है क्या है, ठीक है भाई 26 लाख मिल रहे, जैसा चल रहा है चलने दे, ठीक है। कंपनी ने नवाब को किसी भी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य सहायता प्रदान करने का वादा किया, लेकिन इसके लिए नवाब को भुगतान करना होगा। अवध का नवाब कंपनी पर निर्भर हो गया। अब क्या देखो, सिंपल सी चीज है कि इतनी भयंकर संधि कोई व्यक्ति करेगा, ठीक है, इतनी भयंकर संधि करेगा जिसमें उसके आधे राज्य का आधे से ज्यादा भाग, ठीक है, अंग्रेजों को देना पड़ रहा है उसको, ठीक है, उसके राज्य का आधे से ज्यादा भाग उसको अंग्रेजों को देना पड़ रहा है, ठीक है, और ऊपर से हर्जाना देना पड़ रहा है, ठीक है, वहां उसकी सेना रखना है ब्रिटिश की। तो भाई कम, और सबसे बड़ी चीज ब्रिटिश की सेना भी रहेगी और उसके दरबार में ब्रिटिश के लोग भी रहेंगे, जो भी निर्णय लेना पड़ेगा उनको पूछना पड़ेगा। तो राजा सिर्फ नाम का राजा रह गया, पूरा तो अधिकार कंपनी का हो गया। अब अपनी मतलब थोड़ी सी इज्जत बची कुछ इज्जत है, वही बचाने के लिए रह गया था वो, ठीक है। अब क्या होता है कि इस बीच मीर जाफर को दोबारा बंगाल का नवाब बना देता है, ठीक है, किसको, मीर जाफर को। ये वही मीर जाफर है जो प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को हराया था। मीर जाफर ने वहां गद्दारी की थी, ठीक है, सिराजुद्दौला, प्लासी के युद्ध की बात कर रहा हूं मैं। और मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, और मीर कासिम ने भाग लिया था इसमें बक्सर के युद्ध में। तो बंगाल, मीर कासिम तो अंग्रेजों के खिलाफ गया। तो अब बंगाल पे क्या किया, मीर जाफर को बोला भाई तू ही कर ले यार, तू ही बेस्ट है हमारे लिए, ठीक है, जैसा भी है तू कर ले। मीर कासिम तो एक नंबर का हरामी निकला हमारे लिए, ठीक है। तो मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र को बिठाया। अब चलता ही रहता है, ठीक है। अब युद्ध के लिए जिम्मेदार घटना क्या थी, अब युद्ध हुआ क्यों, ये युद्ध के पीछे मेन कारण क्या था। तो ब्रिटिश द्वारा दस्तक या फरमान का दुरुपयोग, मैंने पहले कहा था दस्तक क्या थी, व्यापार करने के लिए पास मिलती थी कि आप इतने क्षेत्र में व्यापार करते थे, कर सकते हो। तो ये क्या करते, उस कार्ड का दुरुपयोग करते थे, किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने का यूज करते थे, ठीक है, जिससे क्या होता है, टैक्स, ठीक है, जो कर लगता था, व्यापार का कर लगता था वो बच जाता था।
दूसरी चीज, ब्रिटिशों के आंतरिक व्यापार पर भी सभी तरह की शुल्क की समाप्ति। मैंने पहले कहा कि वही कार्ड के कारण क्या होता था कि उनको जो व्यापारिक कर देने पड़ते थे वो नहीं देने पड़ रहे। अब मान लो कि कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, अब इसको मैंने, समझ लो, अब देखो ये ब्रिटिश है, ये समझ लो बंगाल का कोई गवर्नर है, ठीक है, नवाब है, ठीक है। अब ये बंगाल किसके अंडर था? मुगल के अंडर था। किसके? मुगलों के अंडर में था। अब मुगल ने क्या किया कि इसको एक फरमान दे दिया कि भाई ये कार्ड जहां दिखाएगा तू, ठीक है, वहां पर तू व्यापार कर सकता है फ्री में। तो इसने कार्ड का उपयोग इसके एरिया में करने लगा। तो भाई इसको जो कर मिल रहा था, टैक्स मिल रहा था व्यापार का, वो मिलना बंद हो जाएगा। तो ये जो ए है ना, तो ये कहीं ना कहीं मतलब उसको लगेगा कि नाटक कर रहा है तो इसके खिलाफ युद्ध करेगा। तो ये एक कारण ये भी था। तीसरी चीज, कंपनी के कर्मचारियों का दुर्व्यवहार। उन्होंने भारतीय दस्तकारों, किसानों और व्यापारियों को अपने माल सस्ते में बेचने के लिए बाध्य किया। रिश्वत और उपहार लेने के लिए परंपरा शुरू कर दी। कंपनी के जो कर्मचारी थे एक नंबर के घटिया इंसान थे, ठीक है, रिश्वतखोर इंसान थे, ठीक है, उनको बस पैसा पैसा पैसा, मतलब धन के लालची इंसान थे। बस वही धन के लालच इस युद्ध के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहरी, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकला? बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास की एक सबसे बड़ी घटना घटी, परिवर्तनकारी घटना थी, परिवर्तन कर दिया इसने, ठीक है। इसने क्या हुआ, अब ब्रिटिशों की रुचि तीन तटीय क्षेत्र, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में अधिक थी। ब्रिटिश को देखो, जो भारत है हमारा, ठीक है, जो भारत में बंगाल, मद्रास और मुंबई तटीय क्षेत्र, क्योंकि इनकी जो नेवी थी ना, ठीक है, नेवी पावर अच्छी थी, इनको ऐसी जगह चाहिए थी जहां से जहाज सामान अच्छे से आ जा सके। और बंगाल उस समय व्यापार का केंद्र था, मद्रास भी अच्छा खासा था और मुंबई भी था, ठीक है। तो इनको ये तीन क्षेत्र ज्यादा होना था, इसलिए बंगाल पे पहले अटैक किया उन्होंने, ठीक है। अब मुंबई इधर थे मराठा। अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए कर्नाटक युद्ध, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश सफलता का दौर प्रारंभ कर दिया। मतलब यहाँ से ब्रिटिश सफलता का दौर प्रारंभ कर दिया, इनके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर दिया, ठीक है। 1765 तक ब्रिटिश बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वास्तविक शासक बन गए। मतलब 1765 तक अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शासक कौन बन गए? ब्रिटिश बन गए। धीरे 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 धीरे, देखो, पहले, एक सेकंड, ठीक है, पहले बंगाल लिया, ठीक है, उसके बाद उन्होंने मद्रास लेते हैं और फिर आते हैं पंजाब की ओर, ठीक है, फिर आते हैं मराठा को लेने, मतलब फिर पकड़ते हैं, मतलब क्या कि पहले बंगाल, फिर मद्रास लेते हैं, फिर पंजाब जाते हैं और फिर रहते हैं मराठा, क्योंकि मराठा बड़े रहते हैं। पहले ये ऐसे इस प्रकार अपनी नीति को अपनाते हैं ये, ठीक है। तो अब कहाँ आए? ये बंगाल आए, ठीक है, बंगाल के वास्तविक शासक बन गए थे। अब बंगाल में उस समय क्या आता था? बंगाल में उस समय बंगाल आता था, बिहार और उड़ीसा तीन आते थे। अवध और कर्नाटक के नवाब उन पर निर्भर हो गए। मैं पहले कहा था संधि कर दी, अब अवध और कर्नाटक के नवाब किसके ऊपर डिपेंड हो गए? सब किस